बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख में अनगिनत ऐसे लोग गुजरे हैं कि कुछ अपने नामों से और कुछ अपने कामों से बड़े पहचाने गए हैं, लेकिन कुछ नाम और कुछ काम ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल मैं बबांगे दोहल इस बात का इजहार करने को तैयार हूँ कि इजहार राय के लिए टेलीविज़न पर उनका नाम लेना किसी हद तक ममनुआ ही था। बहरिया टाउन मशहूर ज़माना और मलिक रियाज साहब खुद उनकी कारोबारी शख्सियत के हिसाब से अगर हम बात करें तो मशहूर ज़माना शख्सियत भी, लेकिन मलिक रियाज साहब का पहला जो इंटरव्यू आया था, अगर मैं गलती पर नहीं हुआ, आज से कोई 15 साल या 17 साल पहले जो पहला इंटरव्यू था जिसको एक निजी टीवी चैनल ने कंडक्ट किया था, उसकी कुछ लीक फुटेज भी थी, वो भी मंजर आम पर आई थी। तो उसके बाद भी बड़ा तहलका मचा था। जब भी इस कारोबारी शख्सियत का नाम स्क्रीन पर आया है, अखबारात में छपा है, तो इसने तहलका ही मचाया है। बहरिया टाउन पर खुद मलिक रियाज पर कई सारे इल्जामात थे, जिसमें सरकारी और निजी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा, बगैर एनओसी रिहायशी और तिजारती स्कीमें कायम करने का इल्जाम, लोगों से अरबों रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। अब ये इल्जाम है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, गल्फ सिटी जो है न्यू मरी के अंदर, वहां पर अराजी का मामला था कि उन्होंने तकरीबन 4,500 कनाल अराजी जो है उस पर कब्जा किया है। धोखाधही, फ्रॉड, माली लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे। बहरिया टाउन के नाम पर अवाम से धोखाधही और फ्रॉड के जरिए भारी रकम की वसूली थी, ये मामला चल रहा था। अब मैंने जो बात अपनी तमहीद में कही कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े लोगों के नाम रहे, मैं आज कुछ चीजें रिसर्च में पढ़ रही थी तो मुझे याद आया सेठ आबिद का नाम बड़ा मशहूर ज़माना रहा। भुट्टो साहब का दौर था और सेठ आबिद का नाम चलता था। उसके बाद हमने देखा कुछ और नाम भी, हशवानी साहब का भी नाम कुछ अरसे तक हमने देखा कि गर्दिश करता रहा बहुत सारी और चीज़ों में। कुछ और भी टाइकून्स हैं जिनके नाम आए, लेकिन फिर मलिक रियाज साहब की तूती बोली। 1986 से लेकर जब मलिक रियाज ने बहरिया टाउन का इनेकाद किया, मैं ये कहूँगी, या शुरू किया उस पर काम, तो उसके बाद से लेकर वो खुद कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत की किसी बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, हुकूमत से कोई कर्जा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की अराजी पर अनगिनत स्कीम्स जो हैं बहरहाल उन्होंने मुतारिफ करवाई बहरिया टाउन के नाम से। अब इस इल्जाम में कहां तक सदाकत है कि उसमें फ्रॉड है या नहीं, लेकिन नैब ने जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी इनका एक केस था और एक पुराना केस जो इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार का था, उसमें भी इन्होंने बड़ी खुलकर बात की थी कि किस तरह से ब्राइब किया गया। ये कहते थे मलिक रियाज साहब के मुझे जो है वो लूटा गया है, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरे खिलाफ मुकदमात किए गए। लेकिन दूसरी पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि ये खुद जो है इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे और ये पैसा देने में बाज नहीं आते। ये खुद भी कहते थे कि मैं अपनी फाइलों में वो पहिया लगाता हूँ, जिसके बाद वो पहिया जो है वहीं जाके रुकता है जहां मुझे उसको रोकना होता है। आज की तारीख में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो BBC पर वसअतुल्लाह खान साहब का एक कॉलम भी मौजूद है जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कुछ चीज़ें कही हैं। यही बिजनेस टाइकून जो है मलिक रियाज साहब ये भी कहते रहे हैं कि इनके पास वो खजाना मौजूद है ऑडियो और वीडियोस का कि अगर वो खुल जाए पिंडोरा तो फिर तहलका ही मचेगा। लेकिन बहरहाल कुछ टेम्पलेट्स हैं जो इनकी बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल जायदादें हैं, उसकी नीलामी पर नैब रावलपिंडी का एलामिया जरा चलाइएगा जी। बहरिया टाउन की 6 में से 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो नीलाम कर दी गई हैं। नीलामी का मकसद अदालती प्ली बार्गेन की बाकी रकम की वसूली है। नैब का एलामिया है रुबेश मार्की की 50 करोड़ से 80 लाख रुपए में नीलाम की गई ये अराजी है। मार्की जो है वो तयशुदा कम अज कम कीमत से 2 करोड़ ज्यादा में हुई थी। कीमत की अदायगी और प्लॉट की मुंतकली का अमल अब भी जारी है और रकम नैब को ट्रांसफर होने का अमल शुरू हो चुका है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ की 60 लाख की मशरूत बोली भी लग चुकी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली जो है वो वसूल है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना अभी बाकी है। जायदादों की नीलामी मौखिर कर दी गई है। मतलूबा बोली मौसूल जो हुई है वो 3 जायदादों की नीलामी मौखिर हुई है और मतलूबा बोली मौसूल हो जाएगी। बाकी रह जाने वाली 3 जायदादों की नीलामी को दोबारा भी नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। मलिक रियाज की पुरस्कार कहानी, पाकिस्तान के किंग मेकर, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का ये ज़वाल जो है, इस पर हम आते हैं। खुद ये बहुत कुछ कहते रहे, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, लेकिन हमारे नुमाइंदे मलिक दानिश साहब मौजूद हैं नैब ऑफिस के बाहर, तो जरा उनसे डिटेल्स लेते हैं। मलिक दानिश, वेरी मच सर। एलामिया तो हमारा नैब ने जो एलामिया दिया वो हमारे सामने, हमने पढ़ भी दिया अपने नाजरीन के लिए।
लेकिन सवाल बड़ा मुख्तलिफ है, ये कैसे इतना तेजी से ये रैपिड रिस्पॉन्स हुआ है? नैब को, जाहिर है पाकिस्तान में नैब आज से नहीं है, कई अरसे से है, फिर ये शिकंजा कैसे कसा है मलिक रियाज के गिर्द? और क्या अब इसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज हैं, बिलखुसूस बहरिया टाउन के जो जितने भी स्कीम्स हैं, क्या उनको भी कोई खतरा है, उनकी रिहायशियों को भी कोई खतरा है या नहीं? बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी अरसे से मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू है। बेसिकली कुछ ही अर्सा कबल मलिक रियाज, बहरिया टाउन और नैब के दरमियान एक प्ली बारगेन हुई थी। प्ली बारगेन मीन्स के बहरिया टाउन की जानिब से नैब को जो है वो कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो दी जाएंगी। बहरिया टाउन की जानिब से कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो नैब को दी गई है। नैब मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और कुछ जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो रोक दी गई हैं। जैसे ही इंस्टॉलमेंट जो है वो रोकी गई तो नैब हरकत में आया और नैब ने जो है वो मुख्तलिफ जो निजी अखबारात है वहाँ पर बहरिया टाउन की नीलामी के जो इश्तिहारात हैं वो जारी कर दिए। जैसे ही ये इश्तिहार जारी हुए उसके फ़ौरन बाद बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके वकील सेनेटर फ़रूक एच नाइक जो हैं वो फ़ौरन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुजू किया और वहाँ पर जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि नैब को जो है वो नीलामी से जो है वो रोका जाए। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की और नैब को जो है वो मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन उसकी नीलामी से जो है वो रोका गया। 1.5 महीना तक जो है ये मामला खामोश रहा। नैब खामोश रही, अदालतें खामोश रही, बहरिया टाउन, मलिक रियाज सारे खामोश रहे। फिर उसके बाद अचानक ही नैब जो है वो हरकत में आया और नैब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दोबारा दरख्वास्त दायर की और ये दरख्वास्त में कहा गया कि हमें जो है वो इजाज़त दी जाए कि हम जो मलिक रियाज की प्रॉपर्टी बहरिया टाउन है उसकी जो 6 प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है वो नीलाम करें। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला महफूज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे दिन ही 7 अगस्त को मलिक रियाज की जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन में उनको नीलामी को जो है वो आर्डर जारी किए। इस वक्त मैं नैब ऑफिस रावलपिंडी के बाहर मौजूद हूँ और गुज़श्ता रोज़ 3 बजे यहीं पर जो है वो नीलामी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जिनमें 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो नीलाम किया गया है, जिनमें एक रुपेश मार्की है, जबकि उसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस 1 है, कॉर्पोरेट ऑफिस 2 है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं सना इस्लामाबाद के एक ही बिजनेसमैन मुसव्विर अब्बासी ने खरीदी है। 3 प्रॉपर्टीज़ अभी जो है वो नीलाम जो है वो नहीं हुई, जिसमें अरीना सिनेमा है, बहरिया इंटरनेशनल एकेडमी है और जो है वो सफारी क्लब है। अच्छा मलिक दानिश, आप सवाल में देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं, उनकी आपने बताया कि जिन्होंने खरीदी है वो भी आपने मालूमात हमारे साथ शेयर कर ली, लेकिन लोगों का कंसर्न ना मलिक दानिश बिल्कुल अलग है। देखो, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं बहरिया टाउन के अंदर, गो के मुझे पता है कि अतातारड़ साहब ने एक ज़ाहिर बयान जारी किया कि रिहायशियों को कोई मसला नहीं है, वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें, लेकिन एक आम आदमी के अंदर बेचैनी है। क्या वो चीजें या वो जगह या वो प्लॉट्स या वो मकाना जो तामीर हो गए हैं वहां से लोगों को वेकेंट किया जाएगा या वो तोड़ी जाएंगी या वो बेची जाएंगी? लोग कंफ्यूज हैं, तो इस बारे में क्या अदालती अहकामात क्या हैं? मैम, इस वक्त मैं जिस ऑफिस के बाहर ठहरा हूँ जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ इतनी ज़्यादा आवाम थी कि हम खुद कंफ्यूज हो के इतने लोग नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। जब हमने उन लोगों से बात की तो उनमें से जो मैक्सिमम जो लोग थे उनका यही इशू था कि जो हमारी वहाँ पर प्रॉपर्टी हैं उनका क्या होगा। अभी तो हमारी कुछ इंस्टॉलमेंट का इशू भी वहाँ पर बना हुआ है। जब ये मलिक रियाज से हाथ से चीज़ें जो है वो निकल जाएंगी तो तब जो है वो चीज़ें जो है वो कहाँ पर होगी, हमारा इतना नुकसान होगा, हमारा इतना लॉस होगा, वो कहाँ पर होगा। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करने के लिए आए हुए थे कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, क्या हमें वो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी या इसके अलावा दीगर जो हमने कमर्शलाइज वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर जो है वो लगाई हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका जो है वो क्या होगा। तो मैक्सिमम लोग जो है वो कल इस इशू को लेकर नैब में जो है वो आए हुए थे। जी, तो मलिक दानिश, क्या मतलब कंसर्न तो है लोगों का, तो इस पर अदालतें भी खामोश हैं, नैब की तरफ से भी कोई इस पर इजहार नहीं किया गया या लोगों को कन्विंस किया गया, बताया गया कि भाई आपका कोई मसला नहीं है, आपने एक ज़ाहिर इदारे से लेन देन रखा, वहां पे प्लॉट खरीदा या मकान खरीदा, तो आपकी वो जायदाद या आपकी वो रकम जो है वो महफूज है, कोई उनको किसी की इंश्योरेंस दी गई? गुज़श्ता रोज़ शहरियों को यही कहा गया कि चूंकि अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चला गया और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इस केस के ऊपर जो है वो समाअत की है और तमाम जो दरख्वास्तें थी वो उनकी जो है वो मुस्तरद कर दी हैं। अब जो इस्लामाबाद के शहर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उनका भी यही कंसर्न है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपना इशू जो है वहाँ पर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चूँकि अब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया। 13 अगस्त को इस केस की जो है दोबारा समाअत होगी।
भी है। ये बताइएगा आज भी कि देखिए जो बहरिया टाउन है, मलिक रियाज साहब के अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीजें चल रही थी ना, यानी बहरिया के दस्तरखान चल रहे थे, बहरिया का मेडिकल का एक पूरा सिस्टम चल रहा था, बहुत सारी चीजें थी। ये सारी चीजें क्या रोक दी गई हैं? आप लोगों ने कुछ मॉनिटर किया, देखा कि सड़कों पर या उनके इदारों में इन सारे कामों को रोक दिया गया है? ये काम चल रहे हैं अभी पैरेलली? मैम, आज से कुछ ही अर्सा कबल जैसे ये खबर नशर हुई थी, जब नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो उस वक्त जो बहरिया टाउन के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो दीगर अमला है, उनकी जानिब से ये प्रोटेस्ट किया गया था कि हमारा जो है वो क्या होगा। और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त बहरिया टाउन में है, उनका भी इशू है। दूसर इसके अलावा जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी ये जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था। अब जो वहाँ पर दस्तरखान है, जो मेडिकल इशू है, तकरीबन फिलहाल मामूल के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आज भी हमने वहाँ पर विजिट किया है। फिलहाल अभी तक जो है वो कोई चीज़ जो है वो नहीं रोकी गई, क्योंकि केस जो है वो 13 अगस्त तक जो है वो चला गया। अब 13 अगस्त को अब ये देखना बाकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मुकम्मल तौर पर बहरिया टाउन की जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद करता है, तो 3 जो है वो चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो अब नीलाम होगी, तो फिर उसके बाद जो शहरियों का रद्द-अमल है वो सामने आएगा। अच्छा, ये भी बताएं मलिक दानिश, क्या आपकी कोई बहरिया टाउन के तर्जुमान से बात हुई है या मलिक रियाज साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्योंकि एक्स के अकाउंट पे तो उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्स पर एक अपना इजहार किया है, लेकिन इन दी अदर वे क्या कहना है बहरिया टाउन का सरबरा खुद मलिक रियाज साहब का इस बारे में? मैम, जैसे आज ये समाअत मुकम्मल हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो हम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ौरन ही बाहर आए और हमने ये कोशिश की है कि जो मलिक रियाज के जो वकील हैं फ़रूक एच नाइक साहब, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई जो पॉजिटिव मौक़िफ़ है, जो पॉजिटिव रिस्पांस है, वो उनकी जानिब से जो है नहीं दिया गया। और वो जो वहाँ से जो है वो फ़ौरन निकले और वहाँ से जो है वो गाड़ी में बैठकर जो है वो चले गए। बहुत कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ जो है वो जाने, जो वहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा, लेकिन उनकी जानिब से कोई जो है वो रिस्पांस। अच्छा, ठीक है मलिक दानिश, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया नैब के हवाले से। और मलिक, ये जो कहानी है जिसके बारे में सभी लोग इंटरेस्टेड, मैं खुद भी ज़ाहिर है जब चीज़ें पढ़ती हूँ तो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश होती है। एक्स पे बहरहाल आप आज की दुनिया में तो सोशल मीडिया बहुत एडवांस है, प्रॉबेबली आपने ये सारा कुछ देखा हो, लेकिन अगर एक्स का अकाउंट है मलिक रियाज साहब का तो ज़रा चला दें। उन्होंने पूरा एक लंबा सा चौड़ा ख़त लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, अंग्रेज़ी में भी लिखा है। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मैंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और आज हालात ये हो चुके हैं कि हम सारी चीज़ों को बंद कर रहे हैं, पैरालाइज हो चुका है सिस्टम हमारा। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। मलिक रियाज को मलिक रियाज बनाने वाले हाथ कौन थे? बहरिया टाउन को जब यहाँ पर जैसे कहते हैं उसकी आबियारी की जा रही थी तो उसके पीछे क्या क्या हकायक थे? खुद मलिक रियाज साहब कहते हैं कि वो बहुत सारे चीज़ों के मामलात लोगों तक नहीं ला सकते, लेकिन शायद आज के हालात के बाद जब मलिक रियाज के हालात खुद बिगड़ चुके हैं, और मैं रेफरेंस इसलिए बार बार दे रही हूँ कि मैं ये बात नहीं कह रही, वो खुद बहुत कुछ कह चुके हैं। एक प्रोग्राम था प्रॉबेबली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 साल पहले लगा ले, जरा चलाइएगा, जब मलिक रियाज साहब बता रहे हैं कि क्या है अगर आप बहरिया टाउन को बंद करने देना चाहते हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, लगाइएगा जी, क्या कह रहे हैं मलिक रियाज साहब। मुझे ये बताएं, हाँ। अगर आप सजा बहरिया टाउन को देना चाहते हैं ना, वो आप रोज दे रहे हैं, आप मुझे मार के बहरिया टाउन के मेंबरों को तबाह करना चाहते हैं, तो आप क्यों देर कर रहे हैं? मेरी एक बात आप चैनलों को या आप लोगों को या इत्तेसाब के इदारों को अच्छी नहीं लग रही, और यार मुझे मार देना गोली से, क्या प्रॉब्लम है? 6 रुपए की गोली है। ये काफी अरसे पुराने का, तो मईशत के जो लोग हैं वो ये ना समझें कि आज के दौर में ये बात हो रही है, लेकिन ये बात मलिक रियाज जानते थे या मानते भी थे कि वो जिस तरह फाइलों के पहिए चलाने की बातें करते रहे हैं माजी में, और ये कहते रहे हैं कि उनके पास लोगों के न जाने कितने सारे, आज मैं वो वाला इंटरव्यू भी देखना चाह रही थी लेकिन वो बहरहाल इस तरह मौजूद नहीं था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास तो बहुत सारी खुफिया वीडियोज भी मौजूद हैं, ऑडियोज भी मौजूद हैं, लोग मुझसे क्या क्या बातें करते हैं, कहाँ कहाँ मुलाकातें करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी कब्जा माफिया का सरबराह है। ये मैं नहीं कह रही, वो कह रहे थे। और कैसे कह रहे थे, चलाइए। पाकिस्तान के हर बड़ा आदमी किसी ना किसी कब्जा माफिया का सरपरस्त है। मैं आपको कह रहा हूं मैं मरने के लिए तैयार हूं, आप मुझे सजा से क्यों डराते हैं?
मुझे गोली मार दे सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान मुझे आप लोग मार देना साबित सारे। गोली तो नहीं चली है लेकिन ऑर्डर आ गया है और वो कहते हैं कि मैं सजा को पाने के लिए तैयार बैठा हूं, तो सजा उनको मिल रही है। गलत सही जाहिर है वो जाने और अदालत जाने, लेकिन बहरहाल इस स्टोरी को हम चेज करते रहेंगे। जैसे जैसे इस पे अपडेट आएगी जरूर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आजादी के इस महीने में जहां सब्ज हिलाली परचम जो है वो लहराने की बातें हो रही हैं, तमाम तर लोग एक पेज पे हैं, मार्का हक को सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। एक सियासी जमात जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 14 अगस्त को एहतजाज कर रही है। ये कौन सी मंतक है? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी बातें कह रही है। 5 अगस्त का जो हालिया उनका एहतजाज है, इसको भी एनालाइज करना शायद बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। ज़रा उनसे तबसरा और तज्जिया लेते हैं। इमरान इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। इमरान इस्माइल साहब, अभी आपने जब हमें ज्वाइन इन किया है उससे थोड़ी देर पहले हम जरा मलिक रियाज साहब की स्टोरी पर बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये पूरी जो मलिक रियाज साहब की जर्नी है और उसके बाद जिस तरह से अब उनकी चीजों की नीलामी का सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि अब इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये इतना सिंपल नहीं है इसको जवाब देना। मलिक रियाज ने पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी बनाई और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको, क्योंकि पाकिस्तान में तो फैसिलिटीज़, ख़ासतौर से कराची की अगर मैं आपसे बात करूँ तो फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। हम तो अभी भी गटर के ढक्कन और वो गैस लाइन और सीवरेज लाइन की रो रहे हैं कि जी ये किसी तरह ये काम पूरा हो जाए, पानी आ जाए तो ये हो जाए। और ये तो अब जो पाकिस्तान के सबसे पॉश और महंगे तरीन इलाके हैं कराची के, उनके अंदर भी हमें यही रोना है कि जी गटर का ढक्कन हो, बारिश हो जाएगी तो सड़क डूब जाएगी, फला हो जाएगा। और जबकि ऑन द कॉन्ट्री जो मलिक रियाज साहब ने जो सोसाइटीज़ बनाई थी वो एक स्टार्क डिफरेंस था दोनों चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया था। मुझे उनके फाइनेंशियल स्केल नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सोसाइटीज बनाई और सारा कुछ किया वो तो बड़ा जबरदस्त काम किया था। ठीक हो गया इमरान इस्माइल साहब, चलें एक काम उन्होंने जबरदस्त किया और ये जो दूसरा काम जबरदस्त हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, 5 अगस्त का एक एहतजाज। और इस एहतजाज को आप क्या एनालाइज करते हैं? दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो 14 अगस्त की तारीख रख दी है एहतजाज की, क्या मंतक है इस तारीख के पीछे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलतियों पर गलतियां किए जा रही है और उसकी बेसिक वजह मैं आपके हर प्रोग्राम में बैठ के वही बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त जेलों से बाहर है, जो PTI को संभालने का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, वो सारे PTI को बर्बादी की तरफ ले गए हैं ना। अब 5 तारीख को मुझे बताएं कि ये सारे के सारे लीडर्स किधर थे। कोई अडियालिया में घुसा हुआ था, कोई किधर गया हुआ था, कोई सब के सब कह रहे हैं सब के सब घरों से निकले हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में या उसमें नहीं थे अपने शहरों में। कोई किधर गया हुआ था, कोई किधर गया हुआ था, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, लेकिन वो रोड पे कोई नजर नहीं आया। अवाम रोड पे मार खाने के लिए तैयार। आप कर देते हैं कि जी तुम आओ मार खाओ जेल जाओ, हमें तुम्हारा वास्ता खत्म, अब नेक्स्ट टाइम हम फ्रेश लॉट लेकर आएंगे। 14 अगस्त का एहतजाज मैं समझता हूँ कि शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 14 अगस्त एक पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और इस दिन हम सारे मिलके अपनी न सिर्फ आज़ादी मनाते हैं, बल्कि इस बार तो हमने हिंदुस्तान को जो शिकस्त दी है, जो इज़राइल को ईरान ने शिकस्त दी है, इसमें ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है उसमें मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त को ना होता तो बेहतर था। 15 अगस्त को कर लेते या 13 अगस्त को कर लेते, कोई इतनी एग्जैक्टली सेम 14 अगस्त को करना बात इतनी समझ नहीं आई मुझे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब देखिए, सियासी अफरा तफरी करना आपका जो भी मोटिव हो, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक बिल्कुल अलग है। लेकिन पाकिस्तान के आज़ादी के, जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं कि दिन पर ये एहतजाज नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जो मोटिव है PTI का, उनके बानी की रिहाई का, आपको लगता है कि वो सर्व हो रहा है? क्योंकि जो सब कुछ सड़कों पर हो रहा है उसका कोई बेनिफिशियरी दिखाई तो नहीं दे रहा हमें, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है जब हम स्क्रीन्स पर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं या उनके लोगों से हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इसका ज्यादा नुकसान पड़ रहा है PTI को और उनके बानी को। डे बाय डे PTI को नुकसान हो रहा है।
देखिए, अगर इस 14 अगस्त को पीटीआई पाकिस्तान की सॉलिडारिटी की बात करती और पीटीआई के झंडे के साथ वो पाकिस्तान का झंडा लगा के कोई एक जिस जलसे के लिए पीटीआई मशहूर है उस तरह की चीज़ कर लेते 14 अगस्त के हवाले से, तो बड़ा ज़बरदस्त काम होता। अभी जो आपने बात की, ये पीटीआई हर रोज़ एक नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान साहब कन्फाइंड हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई ज़राए इब्लाग नहीं है, अखबार नहीं आता। उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही 4-5 लोग हैं जो पीटीआई को तबाह कर रहे हैं, और वही जाके खान साहब को बताते हैं कि जी बस वो रेवोल्यूशन तैयार है जी, वो लोग मुझे इतने फ़ोन करते हैं दिन रात, वो आपके इशारे के मुंतज़र हैं, फलाना है धमका है, तो उन्हीं के ऊपर इमरान खान साहब अपने फैसले लेते होंगे और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं पीछे से। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को कोई जो उनकी पार्टी का सेन एलिमेंट है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं या एजाज चौधरी हैं या उमर सरफराज चीमा हैं, बेगम यास्मीन राशिद हैं, आधे से ज्यादा तो लोग इनके कन्विक्ट भी हो गए हैं ना इमरान इस्माइल साहब। लेकिन एक सवाल और भी है, देखें कासिम और सुलेमान की आमद के ऊपर बहुत सारी कयास राइयां भी हैं, बहुत सारी होप्स भी हैं। आपको क्या लगता है कि 14 अगस्त के करीब करीब वो आएंगे या नहीं आ रहे हैं? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? और दूसरा ये जरूर बताइएगा कि क्या कासिम और सुलेमान जो हैं इस तहरीक के अंदर कोई रूप फूंक सकते हैं, कुछ जिसे कह सकते हैं कोई बेहतर या एक डिफरेंस ला सकते हैं कि वो आएंगे और बहुत बड़ी ऑडियंस उनको सुन सकेगी या गैदर कर सकेंगे वो लोगों को? देखिए, हुकूमत बहुत खौफजदा नज़र आती है इमरान खान के बच्चों से, तो मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब खुद ऐलान कर चुके हैं कि उनके बच्चे सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उनसे मिलने आ रहे हैं। सो उनके बच्चे ज़रूर मिलने आए, क्या होगा, आके वो 3-4 इंटरव्यू दे देंगे, अपने वालिद से मिल लेंगे, चले जाएंगे उसके बाद मिल के। तो इतना परेशान और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उनके बच्चों की कोई इस वक्त कोई नीयत नज़र नहीं आती कि वो पीटीआई को लीड करें, या इमरान खान की ऐसी कोई नीयत नज़र नहीं आती कि उनके बच्चे आके पीटीआई को लीड करें। ओके, एक ब्रेक ले लें। इमरान इस्माइल साहब, ब्रेक आ गया है तो ब्रेक से वापस आकर मैं कुछ 2-3 चीजें आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत जिस तरीके से, जिस तेजी से जो हमारी मालूमात है वो एक्सरसाइज कर रही है चीज़ों को, जाहिर है नोटिफिकेशंस भी हो रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर्स हैं कि उनको नाअहल किया जाए, तो वो नाअहलियाँ भी हो रही हैं। इस सारे सिनारियों में जो पार्लियामान की अपनी अहमियत है उसको मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि क्या इस वक्त भी, इन हालात में भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा सड़कों से बेहतर साबित हो सकता है या नहीं? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, हम गुफ्तगू आपसे ये करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई देता है? एक आप हार्डकोर कारकुन, एक ज़ाहिर गवर्नर भी रहे इनके और बड़े क्लोज रहे आपके रवाबित बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन सर मैं सवाल ज़रा सा शायद आपको मुख्तलिफ लगे या ना, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा कि पीटीआई ने जो जलसे किए वो बड़े जलसे किए आप लोगों का जो दौर था। अब क्योंकि अदवार पे ही बात हो रही है, जब आप लोगों का इनिशियल दौर था, आज जो जलसे होते हैं उसमें आपका कारकुन बाहर नहीं निकलता, वो निकलना भी चाहे शायद तो वो नहीं निकल रहा है, और वैसे अदरवाइज मैंने सड़कों पर उस तरह का मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं देखा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज होती जा रही है? और अगर वो एक्सपोज होती जा रही है तो इस वक्त डायलॉग एक बेहतरीन रास्ता साबित हो सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस सिनारियो में सड़कों की सियासत ज्यादा फायदा देगी या डायलॉग की तरफ ज्यादा इनको तवज्जो देनी चाहिए? देखिए जना, आपने बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज होती जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक्सपोज है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे पॉपुलर जमात है, जो जिस तरह पिछले इलेक्शन हुए हैं फॉर्म 47 पे लोग जीत के आज हुकूमत में बैठे हैं। इस बार इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं है, तो पक्की चीज़ है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ठीक है? हरगिज नहीं, बिल्कुल। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इस वक्त बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की, और नंबर 2 अपने नेगोशिएशन के दरवाजे खोलने की। चाहे वो ये जाली हुकूमत हो या कोई भी हो, इनके साथ भी बात करनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकी ताकत है जो कि पाकिस्तान में जिसके बगैर आपसे नहीं चला जा सकता।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में भी एक्सपीरियंस किया है, उससे पहले भी एक्सपीरियंस किया है, साथ रह के भी एक्सपीरियंस किया है और इनके खिलाफ रह के भी एक्सपीरियंस किया है। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ थी, उनकी डिक्टेटरशिप के, लिहाजा हम उस वक्त हमने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर हमने एक्सपीरियंस किया, फिर 2013-14 के बाद से हम एक पेज पर आते गए और हमने उसको भी एक्सपीरियंस किया। 18 में हम बिल्कुल एक पेज पर आ गए थे, उसको भी एक्सपीरियंस किया और वो पेज जब फटा है 22 में तो उसको भी एक्सपीरियंस किया। तो हम, मेरा ख्याल है कि हमें माजी से सबक लेना चाहिए और हमें अपने जो राब्ते हैं, जो रास्ते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। प्लस मैं ये कहूँगा कि कोई भी सियासी जमात मुतमिल नहीं हो सकती अपनी अफवाज के सामने हेड ऑन कंक्लूजन के, और ये जब भी करते हैं तो इससे उसी को नुकसान होता है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, जब आप देखिए, जब आप फॉर्म 47 की बात करते हैं ना, तो लोग फिर ये कहते हैं कि फिर तारीख में 2018 के इलेक्शंस पर भी तो यही सवाल था ना। क्या सवाल था? यही कहा गया था कि आप लोग, आपका क्लेम ये था कि ज़ाहिर अवाम की सपोर्ट थी, लेकिन एक बड़ा तबका, मैं मीडिया का भी नाम लूंगी, मीडिया ने भी कहा कि अगर आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आपके सर पर ना होता तो आप एक सीट निकालने में कामयाब ना होते। आपने कराची से खैबर तक सीटें निकाल ली, कराची से आपने 22 अपने एमएनए उठा लिए, ये आपके अख्तियार में नहीं था, आपके लिए कुछ मसल्स काम कर रहे थे। सो अगर आज वो मसल्स दीगर जगहों पर हैं तो फिर दोनों का तकाबली जायजा होना चाहिए ना, फिर एक तरफ बात नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में भी बहुत मकबूल जमात थी, सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और उन्होंने अपने बल पे वोट हासिल किए। हो सकता है कहीं ना कहीं उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ज़रूर मिली होगी, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी उन्होंने अपने बल पे हासिल की। हुकूमत बनवाने में इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूर सपोर्ट शामिल थी, क्योंकि जो लोग आज़ाद जीते थे उनको वो कहते थे ना, हर कोई कहता था जिसके पास जाओ बात करने, कहते बस एक फ़ोन आ जाए, ज़रा एक इशारा हो जाए। तो वो कहाँ से इशारा आएगा या किसका फोन आएगा? वो इमरान खान के फोन का तो इंतजार नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो जाहिर है कि वो सपोर्ट मिली होगी। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ठीक है, लेकिन अगर हम आर्गुमेंट पर ये बात ले लेना, जो आप ये फरमा रहे हैं कि बातचीत करें, ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनना चाहिए था, इसमें आपको क्या लगता है, क्या चीज जो है वो रोक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या बानी का जो एक एटीट्यूड है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा नालायक लीडरशिप जो है वही सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दो अहदाफ को पहुंचाने में। इमरान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं, आपको मेरी आवाज नहीं आई? जी जी, आपने कहा नालायक लोग जो हैं, लेकिन मैं इमरान इस्माइल साहब ये आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ये नालायकी जो है मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट ही पहुंचाएगी? आपको नहीं, आपको लगता है कि 2025 अब तो ज़ाहिर आप मिड में ही आगे खड़े हो गए हैं, ये साल भी अब इख्तिताम की तरफ ही है, कोई आपको उम्मीद नजर आती है या आपको लगता है कि ये इसी तरह टुक टुक मामला चलता रहेगा, हर रोज एक एहतजाज की कॉल होगी, बानी अंदर ही रहेंगे और 5 साल ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अल्लाह खैर सल्ला, नथिंग न्यू इन इट? अल्लाह करे मैं बिल्कुल ही गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लगता ही है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है ना, मौजूदा लीडरशिप, ये बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है कि इमरान खान जेल में मौजूद रहें, ये बाहर रहें, ये पब्लिक को भी इंजॉय करें, ये पर्क्स भी, प्रिविलेजेस भी इंजॉय करें, ये पार्लियामेंट में भी रहें, ये आवाम में जाएँ तो वहाँ भी लोग इनको गले लगाएं और उसके बाद ये हर कमेटी में भी बैठ के एंजॉय करते रहें, ये हुकूमत से भी मिलें, ये अंदर खाने जो है इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलते हैं और ये बाहर आके कोई और बात करते हैं। तो अच्छा, ये जो अभी कुछ लोग जो फारिग हुए हैं ओहदों से, इमरान इस्माइल साहब, जिसमें उमर अयूब है, जरताज गुल साहबा हैं, अहमद चट्टा साहब भी हैं और बाकी सारे लोग भी हैं, क्या समझते हैं आप, इनकी नाअहलियां दुरुस्त हुई हैं या नहीं हुई हैं? इस पर आपका क्या मौकिफ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इनकी नाअहलियां दुरुस्त हुई हैं। नाअहल लोगों की नाअहलियां जो है वो दुरुस्त नहीं हुई हैं। मैं इनको अहल नहीं समझता इन ओहदों के, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहरहाल इमरान खान ने इनको वहाँ पे लगाया था और इनकी जो नाअहलियाँ हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये जो हुकूमतें इसको एंजॉय कर रही हैं ना, इस बात को, वो ये याद रखें कि आने वाले वक्त में यही काम उनके साथ भी होना है। हम भी बड़ा एंजॉय करते थे इसको कि जब हम बैठे होते थे ना तो हम देखते थे जी इसको ये जेल गया, राना सनाउल्लाह के पास से वो ड्रग्स निकला, बड़ा भूंडा किस्म का वो एक केस बनाया हमने, और फिर उसके बाद हमें वो सारा हमारे सर पे पड़ा। तो ये काम नहीं करना चाहिए किसी को भी, खास तौर से जो सियासी जमातें हैं उनको नहीं करना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब,
थैंक यू अगेन सर। मेरी ख्वाहिश है कि आप किसी दिन स्टूडियो में तशरीफ लाएं तो हम जरा पूरा एक डिटेल आपके साथ एक कनेक्ट करें। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी ही है और हमें उससे सबक सीखने की ज़रूरत है कि आज जो मसनद इख्तिदार हैं कल वो नहीं होंगे, किराएदार हैं, मालिक मकान थोड़ी है कि आपने बैठी जाना है। कल कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नई बातें होंगी। तो आज जिसके साथ नाअहलियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उस पर खुश होने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि नाअहल लोगों को नाअहली कर देने से कोई फ़ायदा ख़ास होना है नहीं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।